नमस्कार। टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन, ये दूसरा एपिसोड है और आज मैंने सोचा कुछ साउथ की भी बात कर लेते हैं। जो एक स्टेट है, शायद हम लोग भूल गए हैं कि वो स्टेट भी जनरल इलेक्शन जो होने वाला है 2-3 महीने बाद, उसके साथ ही आंध्र प्रदेश का भी इलेक्शन होगा स्टेट असेंबली के लिए। वो उसी के साथ पिछली बार भी हुआ था और उम्मीद ऐसी है कि इस बार भी उसके साथ होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश में फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियां उतनी तेज नहीं हो रही हैं जैसी हमने तेलंगाना में देखी थी, जहां सारी पार्टियां 2-3 महीने पहले से बहुत ही एक्टिव हो गई थी। तो मैं आपको पहले 2-3 स्लाइड्स दिखाऊंगा कि आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है और कांग्रेस कहां पर है, बीजेपी कहां पर है, और जो लोकल पार्टीज है वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम, ये लोग कहां पर है। तो ये डेटा है 2009 से लेकर 2019 के, ये 3 इलेक्शन जो हुए हैं। 2009 में हम सब जानते हैं कि उस समय इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की जीत हुई थी, काफी अच्छी जीत हुई थी। डॉक्टर राजशेखर रेड्डी यहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद ही उनकी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और उसके बाद से ही कांग्रेस का यहाँ पर खेल बिगड़ गया। 2014 का अगर आप देखें इलेक्शन, वो इकट्ठे पहले हुआ था, एक यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का हुआ था और इलेक्शन के बाद बाइफरकेट कर दिए गए थे। तो इसमें कांग्रेस को उस समय आंध्र प्रदेश में 21 सीट आई थी, 294 यूनाइटेड जो यहाँ पर स्टेट थी। वाईएसआर कांग्रेस को 70 और तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू को 117 और बीजेपी, ये एनडीए का पार्ट था, उनको 9 सीट आई थी। सबसे ज्यादा वोट शेयर उस समय टीडीपी को मिला था जो 32% के थोड़ा सा ऊपर था। कांग्रेस का वोट शेयर उस स्टेट में 11% था। लेकिन उसके बाद जब बाइफरकेट कर दिया गया तो कांग्रेस का आंध्र में 2014 में 0 सीट्स हो गई। ये जो 21 की 21 सीट्स हैं, ये तेलंगाना में थी उस वक्त। वाईएसआर कांग्रेस वो आंध्र में स्ट्रांग रही, उसकी 67 सीट्स, चंद्रबाबू नायडू की 102 सीट्स, बीजेपी की 4 रही। 2019 के इलेक्शन स्टेट असेंबली में, उसमें भी कांग्रेस का बहुत खराब प्रदर्शन रहा, उनको एक भी सीट नहीं मिली, 1% के करीब वोट शेयर था। वाईएसआर कांग्रेस ने स्वीप कर दिया, उस समय लगभग 50% सीट वोट शेयर वो ले गए, 151 सीट्स आई। और चंद्रबाबू नायडू, उनका भी परफॉर्मेंस नीचे गिर गया था। तो पिछले 5 साल से वाईएसआर वहां पर एक तरह से अनक्वेश्चनड रहे हैं, वो राज करते रहे हैं। लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों में जो राजनीतिक सरगर्मियां हुई हैं, उसमें वाईएसआर की बहन शर्मिला, ये इन्होंने अपनी पहले पार्टी बनाई थी तेलंगाना में और बाद में वो पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर दी गई। तो कांग्रेस ने अब शर्मिला को आंध्र प्रदेश का अपना स्टेट हेड वो उन्हें बना दिया गया है। अब ये मूव राजनीतिक तौर पर कितना कांग्रेस को फायदा देगा या नहीं देगा, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम इस पर जरूर करेंगे कि शर्मिला के आने से क्या आंध्र प्रदेश में जो अभी तक 2 ही लोग थे, वाईएसआर और चंद्रबाबू नायडू, क्या कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो जाए। थोड़ा सा मैं आपको लोकसभा का भी पिछले इलेक्शन का बता देता हूं जस्ट रेफरेंस के लिए। आंध्र प्रदेश में अब 25 सीट हैं। पिछले इलेक्शन में वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीट मिली थी। वोट शेयर इसमें भी उसका 50% के आसपास रहा था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का वोट शेयर 40% था, लेकिन सीट उनको केवल 3 मिली थी। इसलिए इस बार ऐसा लगता है लोगों को कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी एक कड़ा मुकाबला देगी। लेकिन अगर कांग्रेस से शर्मिला का अफेक्ट कुछ होगा तो तीसरे नंबर पर हो सकता है कांग्रेस भी आ जाए। तो आनंद, ये बैकग्राउंड के साथ कि कांग्रेस वहां पे पिछले 10 साल से वाइप आउट है, जब से डॉक्टर राजशेखर रेड्डी गए हैं।
तो क्या ये मूव, ये कोई मास्टर स्ट्रोक रहेगा कांग्रेस के लिए, जैसा कि तेलंगाना में रहा था कि सडनली एकदम से कांग्रेस ऊपर आई थी? क्या ऐसा आंध्र में भी हो सकता है? आनंद। हाँ अजय, मैं पहले तो थोड़ा एक अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं। आंध्र प्रदेश जो अब बचा है, मतलब लार्जर आंध्र प्रदेश नहीं, जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश है, उसमें मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं इलेक्शन में, जैसे बाकी जगह दे हैव अ साइजेबल वो। अगर तेलंगाना देखिए तो तेलंगाना में हैदराबाद और हैदराबाद के अगल बगल की सीट पे उनका काफी स्ट्रांग होल्ड है, और यहाँ पे वो करीब 9.56% है। 23 जो जिले हैं आंध्र प्रदेश के, 23 जिलों में 23 जिले हिंदू बाहुल्य हैं, और हिंदू की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, 84-85% टाइप है। तो पहली चीज तो ये जो हम लोग का एक उत्तर भारत का जो एक पोलराइजेशन हो जाता है हिंदू मुस्लिम, उस तरह की चीज वहां प्ले नहीं करती है, पहली चीज। दूसरा ये भी याद रखना होगा कि कंबाइन मतलब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का या पुराने आंध्र प्रदेश से इंदिरा गांधी जब सन 80 में वापसी की थी, तो उन्होंने मेडक को चुना था। हालांकि वो तेलंगाना में चला गया, लेकिन उस समय वो आंध्र प्रदेश का था। तो आंध्र प्रदेश मूल रूप से एक समय कांग्रेस का गढ़ रहा है, और जब मैं गढ़ बोल रहा हूं तो वहां पे मतलब इट वाज अ प्लेस जहां 77 में भी कांग्रेस ने अपने गढ़ को बचा के रखा था। उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस आती है वजूद में, जगन रेड्डी साहब वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो कोई 49.95 मतलब 50% की सीटें वो ले जाते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां की मिट्टी में, मिजाज में कहीं ना कहीं कांग्रेसी पना है। जैसे उत्तर प्रदेश में, मैं कंपैरिजन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2% वोट मिले थे पिछले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में। लेकिन आज आप यूपी में किसी से भी पूछ लीजिए तो वो ये मानता है कि कांग्रेस भी एक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, और अलायंस में अगर रहेगा तो कांग्रेस के साथ किसी का भी फायदा होगा। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ का मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस के पीछे अलाइन हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ी चीजें और हम लोगों को स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश पे एक चीज तो यह है कि जगन रेड्डी पॉलिटिकली वो वैसे माना जाता है कि उनको भाई अब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और इनके डर से सारे विपक्षी नेताओं के ऊपर भी आरोप लगता रहता है कि वो इनके साथ आ जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं। अब उसका एक ताजा एग्जाम्पल तो अजीत पवार ही है। अजीत पवार को मोदी जी गाली देते रहते हैं, दूसरे दिन ओथ करा देते हैं। लेकिन जगन रेड्डी अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2019 के बाद एक समय ऐसा आया था कि ये था कि किसी दिन भी जगन रेड्डी अरेस्ट हो सकते हैं, एनी डे। लेकिन और वही समय था जब शर्मिला और जगन, ये भाई बहनों के बीच के दुराव हुए, क्योंकि ये माना जाने लगा कि आफ्टर जगन रेड्डी, जगन अपनी वाइफ को शायद नेक्स्ट तैयार कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ शर्मिला। तो जहां तक शर्मिला की बात है, वो भी टू बी फेयर टू शर्मिला रेड्डी, शर्मिला ने, जैसा आपने अपनी स्लाइड में भी दिखाया, जब जगन रेड्डी जेल में थे तो वो पूरा पद यात्रा और उसकी पूरी कमान कमान जो है शर्मिला ने संभाली थी। और वो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी फैमिली पॉलिटिकल है। ये बात में लोगों को इसलिए भी स्पष्ट समझ में आना चाहिए। 2010 में जब जगन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ी थी, तो उनकी मां भी एमएलए थी, विजय अम्मा या क्या नाम था, उन्होंने भी कांग्रेस, उस समय एज एमएलए थी, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी। तो ये पॉलिटिकल फैमिली है। ये नहीं है कि यहाँ पे भाई वो राजनीति कर रहा है, बहन को इससे कोई मतलब नहीं है, बहन भी एक दिन सुबह उठ के आ गई कि मैं भी राजनीति करूंगी, ऐसा नहीं है। शर्मिला का भी कंधे से कंधा मिला के जगन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस को जहां पे भी वो पहुंचे, उसका भी एक योगदान रहा है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं किसकी गलती नहीं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि शर्मिला को उस पावर शेयरिंग में कहीं पे भी जगन ने कोई स्थान नहीं दिया, शर्मिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। अब शर्मिला के पास कोई चारा नहीं था, शर्मिला फिर तेलंगाना जाती हैं, बीच में वो काफी कोशिश करती हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बेसिक शर्त ये थी कि आप पार्टी को मर्ज कर लीजिए। शायद शर्मिला की तरफ से ये आया होगा कि भाई पार्टी तो मर्ज कर लें, आपका कुछ है नहीं। तो मुझे जो लगता है कि गिव एंड टेक में ये बिल्कुल रहा होगा कि शर्मिला के भरोसे इन्होंने पूरी पार्टी छोड़ी है कांग्रेस की। मुझे एक थोड़ा सा एक ही जगह डाउट लगता है, और वो डाउट इसलिए लगता है, जो मैं आपकी बात जो आपने कही कि कांग्रेस ने इसको क्या अपने स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर निकाल दिया है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा 2 जो है,
वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें वो अलग अलग स्टेट में जा रही है। 8 दिन असम में है, 11 दिन यूपी में है। यूपी में 1 सीट है, लेकिन 2 एमएलए की सीट है, लेकिन 11 दिन यूपी में चल रही है, 5 दिन मतलब अलग अलग स्टेटों में खूब टाइम दे रही है। आंध्र प्रदेश में वो फिर नहीं आ रही है। तो मुझे, क्योंकि वो रूट बनाने की बात है, वो कहां से आती कहां से नहीं आती, वो छत्तीसगढ़, बहुत से रूट हो सकते थे। तो आपकी बात से मुझे भी ये लगता है कि शायद कांग्रेस अपने जो मेन फोर्टे है उसको, ये लगता है कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 25 में से 22 सीटें एनडीए की नहीं है। एनडीए डरा धमका के तो कांग्रेस के ही लोगों को तोड़ ले तो अलग बात है। अगर एनडीए जिस तरह की पॉलिटिक्स करता है बीजेपी, तो वो तो किसी को तोड़ सकती है। उसने कर्नाटका की सरकार तोड़ी, उसने मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार तोड़ी, वो एक अलग है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो जो वाईएसआर कांग्रेस है वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है, कांग्रेस को लगता है जब एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसमें आपसी खींचतान में जितनी भी सीट आ जाएंगी वो हमारा प्लस ही होगा, लेकिन यहां उतनी ताकत लगाने की जरूरत है। शायद दिस इज द फिलॉसफी ऑन विच कांग्रेस इज वर्किंग। यस संजय जी जी। एक यहाँ पर एक कास्ट इक्वेशन भी है, जो आपने देखा कि तेलंगाना में जो रेड्डी थे वो सडनली जो चले गए थे कांग्रेस के सपोर्ट से, वो वापस आ गए थे इस बार। और वो एक मेजर फैक्टर था, क्योंकि रेड्डी कम्युनिटी इन जनरल ये लोग पैसे वाले होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं। आंध्रा में एक रेड्डीज वर्सेस कम्मास, ये एक वहां पे खींचतान चलती रहती है। हालांकि कम्मा कम्युनिटी आंध्रा में केवल 5-6% है और रेड्डीज वहां पे 11-12% है, लेकिन दोनों कम्युनिटीज बहुत इन्फ्लुएंशियल है। चंद्रबाबू नायडू कम्मा कम्युनिटी से आते हैं, तो रेड्डीज पिछली बार सारा वाईएसआर कांग्रेस के पक्ष में उन लोग वोट दिए थे, और इनमें से पुराने कांग्रेसी बहुत थे। ये उस समय के लोग हैं जब आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में वो उन्होंने स्प्रे भी कर दिया था जाके कि ये बाइफर्केशन नहीं हो, और फिर सस्पेंड वगैरह हुए। ये सब रेड्डीज थे जो आंध्रा, कोस्टल आंध्रा के ये लोग थे। तो बाकी यहाँ पर 50% बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं और बाकी 25-26% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित कम्युनिटी है। ऐसे करके यहाँ का ये कास्ट इक्वेशन बनती है। अगर रेड्डीज इस बार अच्छी मात्रा में परसेंटेज में ये कांग्रेस को अगर आ जाते हैं, क्योंकि शर्मिला एक तो उन्हीं की कम्युनिटी से हैं, प्लस वो लोग, अगर आप यहाँ देखेंगे पिछले 5 साल में आंध्रा में काम कुछ नहीं हुआ है, वहां के लोकल लोग इतने खुश नहीं है और काफी जोरदार एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। तो इन केस के अगर वाईएसआर कांग्रेस बिल्कुल नीचे जाती है, तो बाकी सीट्स चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस के बीच में ही शेयर होंगी। इस पर आपका क्या क्या टिप्पणी है? हाँ, मैं 2 चीजें बता दूं कि वहां पे कुल, अच्छा, दर्शकों को एक चीज और समझ में आनी चाहिए। जब हम लोग बात करते रहते हैं तो वहां पे एमएलए और मतलब विधानसभा और लोकसभा एक साथ होंगे। लोकसभा 2024 के इलेक्शन के साथ वहां का विधानसभा इलेक्शन भी होगा। वहां लोकसभा में 25 सीट और विधानसभा में 175 एमएलए हैं। 88 एमएलए पे आपको मैजिक नंबर है, जिसको हाफ वे मार्क है। मैं इसको एक तो, अच्छा हाँ, मैं एक चीज और बता दूं अजय, कि ये भी इंटरेस्टिंग है कि देश के रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं जगन रेड्डी साहब, जो एक एडीआर की रिपोर्ट है। अच्छा, हाँ, वो सुन के ताज्जुब होगा। एक नंबर के जो सबसे रिचेस्ट इन द कंट्री हैं, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 510 करोड़ के वेल्थ के साथ वो हैं। और दूसरा नाम ऐसा है कि जो, मतलब कभी कभी लगता है कि इस देश में वो पेमा खांडू जी हैं, अरुणाचल प्रदेश के, 163 करोड़ के साथ। अच्छा। और तीसरा नंबर है, जिनको बहुत क्लीन जैसी छवि हम लोग मानते हैं, अब हो सकता है उनके भाई बाप दादा का पैसा हो, नवीन पटनायक साहब, 63 करोड़। और आप, यू विल बी सरप्राइज, यूपी बिहार का पहले 10 में कोई भी नहीं। देयर इज, मतलब जल्दी, क्योंकि यूपी वाले तो खैर योगी जी का वो नहीं था। बिहार के चक्कर क्या है कि ये अच्छा कहिए बुरा कहिए, यूपी बिहार के जो करंट चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये पैसे के मामले में बिल्कुल ईमानदार है।
बाकी जी इनकी इनकी पॉलिसी को आप नहीं करिए, इनके यहाँ बहुत Right. गड़बड़ हो रहा है, सेक्युलरिज्म, कॉम्युनलिज्म, वो सब है। लेकिन पैसे की जहां तक बात आती है, ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही कि यहाँ पे एक फैक्टर काम करेगा, एंटी इनकम्बेंसी। अब बीजेपी यहाँ कोई प्लेयर है नहीं, बीजेपी विद 0.78 और 0.98 मतलब लेस देन 1% वोट के साथ बीजेपी यहाँ प्लेयर है ही नहीं। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन 1% वोट के साथ बीजेपी, अच्छा बीजेपी ने बीच में कोशिश की थी चंद्रबाबू नायडू के साथ वो फॉर्मल अलायंस कर लें। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू एक समय एनडीए के चेयरमैन थे, ही वाज द कन्वीनर ऑफ एनडीए, चेयरमैन ऑफ एनडीए, फिर वो छोड़ के बाहर वापस आए। आज की तारीख में जो भी चुनाव वहां होता है, उसमें मेरा अपना ये मानना है कि जो नेशनल पार्टीज हैं, उसका एक उसका विधानसभा और लोकसभा में थोड़ी उसकी एक दूसरे से जिसको कहते हैं ना, एक दूसरे से भविष्य उसका जुड़ा रहेगा। इफ कांग्रेस ओवरऑल ठीक करती है, ओवरऑल, ये नहीं कह रहा हूं 50 सीट का कोई 500 सीट, लेकिन अगर कांग्रेस 50 सीट से 100 सीट पे आती है, तो उसका सर्टनली एक इफेक्ट आंध्र प्रदेश में भी होगा। दूसरा ये कि जब शर्मिला रेड्डी की बात आती है, तो आज उनके पास मतलब जो भी वाईएसआर रेड्डी के लोगों, और ये किसी भी जगह एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप 5 साल हमारे आपके ऑफिस में लोग काम करते हैं, 5 साल में वो थकने लगते हैं, उनको हमारे और आपके चेहरे खराब लगने लगते हैं, मुझे अपने बॉस के चेहरे खराब लगने लगते थे। तो 5 साल में 19 जो उनके 22 एमपीज हैं, उनमें से कुछ जरूर ऐसे होंगे जिनको शर्मिला रेड्डी एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको शायद बेटर ऑल्टरनेटिव लगे। जैसा आपसे हम लोग जब बात कर रहे थे, कांग्रेस यहाँ कोई 25 में से 15 सीट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कांग्रेस 2 या 3 या 4 सीट भी करती है, और मुझे लगता है शर्मिला खुद भी लड़ेंगी इस बार, माँ उनके साथ है, जैसा बताया गया है कि जो विजय अम्मा है वो अपनी बेटी का साथ दे रही है, तो इन लोग अगर इस तरह से अपने पॉकेट्स में लड़ेंगे कहीं, तो कुछ दोस्त एनीथिंग बिटवीन 2 to 5 जो कि प्लस ही होगा कांग्रेस के लिए। और उसका मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो 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 हमारे चंद्रबाबू नायडू जी हैं, वही सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस के सामने। चंद्रबाबू नायडू को वोट देने का मतलब ये सबको पता है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, अभी नहीं है लेकिन वो एनडीए के साथ जाएंगे। तो एक देश में तो एक हवा है कि जो बीजेपी के पक्ष में है, बहुत स्ट्रांग हवा है, लेकिन बीजेपी के विरोध में भी एक हवा बहुत स्ट्रांग है। अब वो नंबर हो सकता है, बीजेपी का नंबर 30 हो, विपक्ष का नंबर 10 ही हो, हम अब उस डिबेट में नहीं, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग एंटी बीजेपी वेव इन द कंट्री एंड एनीवन। और अभी क्या हो रहा है, लोगों को डर ये लग रहा है कि अगर वो कहीं दिख भी जाए कि बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो उनका लोकल परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो भी एक फैक्टर होगा। या तो चंद्रबाबू नायडू को बिल्कुल ओपनली आना होगा कि नहीं, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ कहीं खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो ऐसा वोट जिसको किसी भी तरह से तकलीफ है बीजेपी की, वो शायद कांग्रेस का उसमें कुछ भला हो सके। अभी कोई लैंडस्लाइड नहीं, लेकिन कांग्रेस थोड़ा डेंट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, चंद्रबाबू नायडू का देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ जो सलूक जगनमोहन रेड्डी ने किया था जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, और उस समय बीजेपी ने इनको सपोर्ट नहीं किया था, वो एक नाराजगी ये लेके चल रहे हैं, इसीलिए अभी ओपनली नहीं आ रहे हैं। बट रहे तो ये एनडीए का पार्ट ही है, तो अल्टीमेटली शायद वो दबाव में या दोस्ती में वो एनडीए में ही चले जाएंगे। और मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 महीने ये बहुत क्रिटिकल है, यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो उसके बाद ही शायद पिक्चर आंध्र में क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि मेरे जो लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए। मुझे एक चीज और नहीं समझ में आई, अगर आपको ये पता हो तो थोड़ा आप बता दें। भाई नाउ चंद्रबाबू नायडू इज आल्सो 73 74, सन 50 बॉर्न है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई थी, 2 साल पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक यात्रा शुरू की थी, करीब 1.5 साल पहले, जहां पे, या 1 साल पहले, जहां पे वो पूरे आंध्रा का टूर करने वाले थे। और उसमें यात्रा के पहले या दूसरे ही दिन वो हादसा हो गया था, लोग मर गए थे, स्टैम्पीड हो गया था, और एक बार नहीं 2 बार हुआ था। तो कहीं मुझे एक बार ये लगता था कि
भाई देखिए, मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूं कि अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और प्लान नहीं है तो शायद ये सब चीजें होती हैं। किसान आंदोलन हुआ, आपको याद है एक कंकड़ी भी किसी ने फेंकी हो? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, उस यात्रा में अब ये हेमंता बिस्व शर्मा वहां जाके बदमाशी कर रहे हैं वो एक अलग बात है, बट बाई एंड लार्ज उसमें पर अगर अगर चंद्रबाबू नायडू जी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे कोई बाहर वाला नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट, और ये मिसमैनेजमेंट हमें दिखाई दिया था नवी मुंबई में भी, जब अमित शाह साहब एक रैली में गए थे और लोग पानी नहीं मिला था और लोगों की मृत्यु हो गई थी, मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया था। उस तरह से मुझे लगता है कि क्या, मैं आपसे भी एक प्रश्न लास्ट में कर लूं, इज चंद्रबाबू नायडू इज एजिंग, क्या बुढ़े हो रहे हैं? हाँ, मेरे हिसाब से हेल्थ इश्यूज हैं उन्हें, वो उतना मूवमेंट अब दिखता भी नहीं है। उनके साथ एक और जो फैमिली इश्यू है कि उनके लड़के जो हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो इसलिए भी अकेले से पड़ गए हैं एज अ फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हेड ऑफ टीडीपी वो अकेले खड़े हुए हैं, और हेल्थ इश्यूज की वजह से वो उनका मूवमेंट थोड़ा कम हो गया है, ये तो बात जरूर है। जी जी, चलिए अजय, अच्छा लगा, और अगली बार इसी तरह से हम लोग टू द पॉइंट में किसी और राज्य को उठाएंगे। थैंक्स सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।